तो एक अपोजिशन का ड्यूटी बनता है कि कोई भी बिल आए तो उसपे आप लूप होल्स निकालें, उसपे जो कि नेगेटिव पॉइंट्स निकालें, उसमें डिस्कशन एटलीस्ट, क्योंकि विदाउट डिस्कशन एक हेल्दी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर पार्लियामेंट इन इंडिया। हाल ही में लोकसभा इंतखाबात के जो नताइज हैं वो सामने आए और कई सारे जो यंग फेसेस हैं हमें पार्लियामेंट में इस बार देखने को मिलेंगे। उन्हीं में से एक चेहरा जो है वो है प्रिया सरोज। वेलकम टू द शो प्रिया। थैंक यू सो मच। हाउ वाज दिस जर्नी प्रिया? बिकॉज हम देखते हैं कि इस बार हमने 4 यंग एमपीज़ को देखा और ऑलमोस्ट सारे इसी एज ग्रुप के हैं। दे ऑल आर अराउंड 25 इयर्स ऑफ एज। तो जी। ये सडन था पॉलिटिक्स में आना या इसकी प्रिपरेशन काफ़ी वक़्त से चल रही? जैसे आपको पता है कि हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, हमारे फादर ऑलरेडी 3 बार एमपी रह चुके हैं और सिटिंग एमएलए हैं, तो हमने बचपन में डिसाइड किया था कि जैसे पिताजी लोगों का सोशल वर्क करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, तो हम उनसे कहीं न कहीं इंस्पायर हुए हैं कि हमें लगता है कि अगर पिताजी जो सोशल वर्क कर रहे हैं, उसे अगर हम भी करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स में एक सोच बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है सोशल वर्क करने के लिए। तो हमें हुँ। स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था और हम स्टार्टिंग से बहुत सारे एनजीओज़ में काम किए हैं, तो मुझे लगता था कि अगर मुझे सोशल वर्क करना है बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे तो वो है लोकसभा। तो हमने बचपन में हुँ। डिसाइड कर लिए थे कि अगर हम लॉ करके अगर हमें मौका मिलता है, आगे जाके टिकट मिलता है, तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे चुनाव चुनाव लड़ने को जीतने की। तो आपने जैसे अभी बताया कि आपने लॉ भी किया है, हमने देखा कि आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते थे। तो एज़ अ जी। लॉयर आपको लगा कि ज़्यादा जस्टिस नहीं हो पाएगी और पॉलिटिक्स मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने से आप जो है एम्पावर कर सकते हैं लोगों को? जी, देखिए हम यहाँ जो हमारा लोकसभा है, हम पहले भी घूम चुके हैं यहाँ पे, 22 के विधानसभा चुनाव में हम घूमे थे 2-3 महीने। तो हमको ये हुँ, हुँ। समझ में आया कि अभी लोकल लोग को नॉलेज इतनी नहीं है कि को क्या-क्या अधिकार मिले गए हैं, क्योंकि हम लोग के उनके राइट्स कोई वॉयलेट होते हैं, ब्रीच होते हैं, तो उनको शायद आइडिया नहीं कि उनको क्या-क्या राइट्स स्पेशल राइट्स मिले गए हैं। तो मुझे लगता है अगर महिलाओं खासकर महिलाओं को बता दें कि माताजी और जो बहनें हैं उनको बता दें आपको ये-ये राइट्स मिले गए हैं, तो वो अच्छे से डील कर सकती है अपनी पर्सनल लाइफ और रेगुलर लाइफ में। चाहे उनका कोई असॉल्ट हो, चाहे हैरेसमेंट, चाहे कुछ भी हो दिक्कतें हो, तो वो देखते हैं कि उनकी मदद कौन करेगा। वो बैठे रहते हैं, कोई आए, कोई मेल पर्सन आए मदद करे। मैं चाहती हूँ महिला खुद इंडिपेंडेंट होके, खुद एम्पावर होके अवेयरनेस करके अपनी लाइफ में, सोशल लाइफ में जितनी भी चीज़ें हुँ। हो, खुद से वो हेल्प कर सकें। जैसे आपने कहा कि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, आपके फादर एमपी रह चुके हैं, एमएलए हैं। लेकिन उसके साथ-साथ जी। अगर हम देखें, एक सबसे बड़ी यूएसपी जो हमें दिखती है वो ये है कि एक यंग फेस हमें पार्लियामेंट में देखने को मिल रहा है। तो एज़ अ यूथ, एज़ अ जी। यंगस्टर सबसे मेजर किन चीज़ों को आप टैकल करेंगे? क्योंकि अ, मैंने आपकी एक स्पीच सुनी थी तो जिसमें आपने कहा था ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। अगर कुछ खतरे में है तो संविधान खतरे में है। तो किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस रहेगा एज़ एन इंडिविजुअल आपका? ये जो चुनाव मुद्दे थे, वो मुद्दे अभी भी वो मुद्दे हैं। भले हमारी सरकार नहीं बनी है, लेकिन हम अपोज़िशन है और मुझे 10 साल में बीजेपी सरकार ने अपोज़िशन फेस नहीं किया था अभी तक। इतना स्ट्रॉन्ग अपोज़िशन फेस नहीं किया था। अब पहली बार लोकसभा में, राज्यसभा, लोकसभा में पहली बार इतना स्ट्रॉन्ग अपोज़िशन फेस करेंगे बीजेपी सरकार। तो मैं यही कहूँगी अगर स्ट्रॉन्ग अपोज़िशन आएगा तो आप अपनी आवाज़ भी उठा सकते हैं। पहले इतना स्ट्रॉन्ग अपोज़िशन नहीं था। मुझे लगता है अगर चाहे महँगाई की बात हो, चाहे गरीबी की बात हो, चाहे एमएसपी कानून की बात हो, चाहे ट्रांसपेरेंसी की बात हो, चाहे करप्शन की बात हो, मुद्दे अब भी पहले भी थे, मुद्दे अभी भी वही हैं। लेकिन हमारा ये काम है कि चाहे हमारे लोकल मुद्दे हो, चाहे नेशनल मुद्दे हो, उनको अच्छे से रखना, स्ट्रॉन्ग होल्ड और अपनी जनताओं की आवाज़ उठाना है। तो एज़ अ यूथ आप ये भी जानते होंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है पूरे मुल्क में, पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो उसके लिए कुछ जी। प्लान है आपका, कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी एज़ एन एमपी क्या बात करेंगे उस हवाले से आप? जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी सरकार नहीं बनी है। हमारा ये था कि हुँ, हमारी अलायंस सरकार बनेगी तो 30 लाख जो वैकेंसीज़ खाली हैं उसको भरने का काम करेंगे। बहुत सारे युवा जो शिक्षित बेरोज़गार उनको नौकरी देने का काम करेंगे हम। हमने ये भी कहा था कि जो अग्निवीर स्कीम उसको समाप्त करने की बात की थी और जो पेंशन बंद किया उन पेंशन को बहाल करने की बात की थी हम लोगों ने। लेकिन जब हुँ। सरकार रहती है तो ये चीज़ें बहुत ईज़ी होती है, ईज़िली हम उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी सरकार है इसको ईज़िली अचीव नहीं कर सकते हैं। तो हम एक स्ट्रॉन्ग अपोज़िशन के नाते हमारा कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है कि हम बैठ के इन मुद्दों को उठाएँ। ताकि चीज़ें हुँ। जल्दी जल्दी अचीव कर सकें। तो एक अपोज़िशन का ड्यूटी बनता है कि कोई भी बिल आए तो उसपे आप लूप होल्स निकालें, उसपे जो कि नेगेटिव पॉइंट्स निकालें, उसमें डिस्कशन हो एटलीस्ट। क्योंकि विदाउट हुँ। डिस्कशन एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। विदाउट डिस्कशन कोई बिल्कुल। बिल पास हो जाता है तो आप समझिए कि विदाउट डिस्कशन बिल पास हो रहा है, क्यों हो रहा है? उसपे प्रॉपर डिबेट होना चाहिए। जो 10 साल में डिबेट नहीं हो पा रहा, हम अपोज़िशन आएँगे तो हमारा पहला काम होगा कोई बिल आए तो उसको डिबेट करें, उसपे डिस्कशन करें, इसपे क्या-क्या लूप होल्स निकले, क्या नेगेटिव है, उसका इंटरप्रिटेशन निकालें। उसके साथ-साथ जी। प्रिया दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट आई वांट टू नो कि आप एक यंगस्टर हैं, एक यंग फेस है जो पार्लियामेंट में जा रहे हैं।
तो कितना इम्पोर्टेंट है यूथ की पार्टिसिपेशन इन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स? जी, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब मैं गाँव में जाती हूँ, तो मैंने महसूस किया है कि अगर युवा लोग आएँगे राजनीति में, तो जो धर्म की राजनीति, जो कास्ट की राजनीति खत्म होगी। क्योंकि मुझे लगता है अगर पढ़े-लिखे लोग आएँगे, तो उनको ये पता है कि इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान दिया है, उसमें सेक्युलर वर्ड लिखा गया है। तो सेक्युलर का मतलब हम्म, है कि आप पूरे देश में सभी जाति, सभी धर्म को साथ लेके चलना है। लेकिन इस समय जो बिल्कुल। बीजेपी सरकार, जो रूलिंग पार्टी है, वो कहीं न कहीं एक डिवीज़न रूल एंड डिवाइड का जो उनका एक नैरेटिव सेट करते हैं कि मेजॉरिटी को माइनॉरिटी से खतरा है। तो मुझे लगता है जो ये थिंकिंग है, इस थिंकिंग को सिर्फ युवा लोग आके इसको खत्म कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपने अपने प्रचार में अक्सर ये बात की थी कि मैं यूथ और यूथ के साथ-साथ जो औरतें हैं, वुमेन हैं, उनकी एम्पावरमेंट की बात करूँगी। तो क्या किस तरीके से आप एम्पावर करना चाहते हैं औरतों को? क्योंकि जब हम शहरों की बात करते हैं, तो कुछ हद तक जो है, हम देखते हैं जो वर्किंग क्लास औरतें हैं, काफ़ी हद तक एम्पावर्ड हैं। लेकिन जब हम रूरल एरियाज़ में जाते हैं, गाँव-देहात में जाते हैं, वहाँ अभी भी काफ़ी सारी ऐसी परेशानियाँ हैं, जो औरतों को फेस करनी पड़ती है। तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप आते हैं, उसका भी एक अच्छा खासा एरिया जो है गाँव देहात से मिलता है। तो किस तरीके से आप समझते हैं कि औरतों को एम्पावर किया जा सकता जी, है? देखिए, जब हम गाँव में जाते हैं तो हमने ये चीज़ देखा है कि जो एक टिपिकल जो एक सोसाइटी में है कि फीमेल्स को बाहर निकलना चाहिए, फीमेल को सिर्फ हाउस होल्ड वर्क करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं जब जाती हूँ तो महिलाएँ कुछ जो निकलना चाहती हैं वो निकल नहीं पाती, क्योंकि यहाँ पे एक सोशल बैरियर जो है अपनी सोसाइटी में कि नहीं निकलना चाहिए। तो मुझे हुँ, लगता है हुँ। अगर मैं 5 गाँव में गई हूँ तो 5 गाँव में 10 लोग जो लड़कियाँ आके मुझे कहती थी कि जैसे आप हैं वैसे हम भी आएँगे। तो मुझे लगता है अगर मेरे आने से 10 लोग अगर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि हमें राजनीति में आना चाहिए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं यही कह रही हूँ, अगर मैं वकील हूँ तो उसका एक जो मेरा कर्तव्य ड्यूटी बनता है कि जो महिलाएँ हैं उनको उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के पहले उनको अधिकार के बारे में बताना ज़रूरी है। अगर मैं हुँ, उनको ये नहीं बताऊँगी माताजी आपको क्या-क्या अधिकार मिले गए हैं, एफआईआर दर्ज कैसे होता है, ट्रायल में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, अगर आपको फिर लड़ाई लड़नी है तो क्या आपको कहाँ कैसे जाना है। अगर ये चीज़ हुँ। महिलाओं को पता होगा उनके राइट्स अधिकार क्या-क्या मिलेगा और कैसे वर्क करता है चीज़ें, कैसे इंस्टीट्यूशन कैसे वर्क करते हैं, तो वो अपनी बात रख भी पाएँगे, वो आगे बढ़ भी पाएँगे। तो मेरा लगता है अगर मैं वकील हूँ, सुप्रीम कोर्ट की हूँ, तो मुझे लगता है पहला काम होगा कि लॉ एंड ऑर्डर के बारे में लोगों को बताना है कि आपको क्या-क्या राइट्स मिले गए हैं। आपको लगता है कि आप एक पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं, आपके फादर जो हैं पॉलिटिक्स में रहे हैं और अभी भी हैं, तो इसलिए हुँ। आपको एक अपर हैंड मिलता है, ईज़ी एक्सेस मिलता है पॉलिटिक्स में आने के लिए और एट द सेम टाइम अगर कोई यंगस्टर भी पॉलिटिक्स में आना चाहता है, लेकिन उसकी कोई पॉलिटिकल लीनिएज नहीं है, तो उसके लिए वो डिफ़िकल्ट रहता है? जी, देखोगे जैसे आपको पता है कि टीचर बड़े टीचर बनते हैं, एयरफोर्स में जो बच्चे उनके एयरफोर्स में जाते हैं, तो ऐसे मोस्टली ऐसी राजनीति भी ऐसी होता है। अगर आप जो बचपन से देखते हैं सराउंडिंग वही आपका उसी से आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। अगर आप देखेंगे आपके पास राजनीति का माहौल है, तो आपका भी इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली उसमें डेवलप हो जाता है। तो हमारा भी डेवलप बचपन से ही था और ऐसा नहीं कि हम अचानक से आए हैं कि किसी ने प्रेशराइज़ किया हो कि आपको राजनीति ही जॉइन करना है। क्योंकि हुँ, राजनीति एक ऐसी चीज़ जिसमें अगर आपका मन ना हो, विलिंग ना हो तो आप नहीं कर सकते। उससे 5 दिन की बात नहीं होती, वो पूरे 5 साल या फिर उसके बाद की भी बात होती है। एक लॉन्ग हुँ, टर्म की बात होती है राजनीति में आना। तो हमारा बचपन से इंटरेस्ट था और हमने डिसाइड किया था कि हमें जाना है राजनीति में। और मुझे लगता है कि ये जो टिकट मिलना और जीतना है, ये जनता का फैसला था। अगर जनता को हुँ, लगता है कि हम सिर्फ़ पिताजी की वजह से आ रहे हैं, तो शायद मुझे वोट नहीं करना ही मुझे टिकट मिलता। तो हुँ, मुझे लगता है जैसे सबको अधिकार है, ऐसे हमें भी अधिकार राइट टू इलेक्ट अधिकार दिया गया है और देश में सबको अधिकार दिया गया है इलेक्शन लड़ने का। इस तरह से मुझे भी अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, तो हमने भी अपना इच्छा जताया और हमको टिकट मिला और जनता ने जिताया है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती वक़्त हमें देने के लिए। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।